मिश्रा आप सभी का टेक्स्ट लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आप सभी को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है सीटेट जुलाई के लिए दोस्तों। और उसी में दोस्तों मैं आप सभी के लिए ताबड़तोड़ तैयारी के लिए दोस्तों मैं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है दोस्तों हिंदी का। इसके पहले मैंने आपके लिए 2 प्रैक्टिस सेट दोस्तों कह सकते हैं कि सीडीपी का दे दिया है। ठीक है, अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इसका लिंक दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं डाल दूंगा, उसको आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न है कि व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी है। व्याकरण शिक्षण की जो सबसे अच्छी विधि होती है वो कौन सी होती है? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या पुस्तक विधि? तो व्याकरण शिक्षण की जो अपेक्षा के सबसे अच्छी विधि होती है वो ये होती है दोस्तों आगमन विधि। जो होती है सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, आगमन विधि, क्योंकि दोस्तों आगमन विधि में होता है कि इसमें उदाहरण बता के फिर नियम की ओर जाया जाता है। इसमें शिक्षक क्या करता है कि श्यामपट्ट पर कुछ चीज़ें लिख के, जैसे राम, गंगा, सीता, लड़का, बालक, बालिका, ये सब लिख के वो बता देता है कि सब क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस तरीके से पहले उदाहरण बता के फिर नियम की तरफ जाया जाता है किसमें? आगमन विधि में। इसलिए आगमन विधि जो होती है वो व्याकरण शिक्षण के लिए जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। और चलिए इस और देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। निगमन विधि। निगमन विधि में दोस्तों क्या होता है कि इसमें पहले नियम बताया जाता है। पहले नियम बताया जाता है कि जैसे पहले बता दिया जाता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर उसके बाद उसका उदाहरण क्या किया जाता है? उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें दोस्तों थोड़ा एक कठिन होता है। ठीक है, और सूत्र विधि। सूत्र विधि का प्रयोग दोस्तों किस में होता है? सूत्र विधि का प्रयोग संस्कृत में होता है। और इस सूत्र विधि के जो जन्मदाता थे वो कौन थे? पाणिनि जी ने इसको, पाणिनि के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, और पुस्तक विधि। पुस्तक विधि में शिक्षक क्या करता है? बच्चों से पुस्तक के कुछ अंश को पढ़वाता है और उसके बाद उसी अंश का जो अर्थ है उसको अपने भाषा में उसको समझाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 दोस्तों आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण जो होता है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर या समस्याओं के कारण की सही पहचान पर? तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है दोस्तों कि समस्याओं के कारण की सही पहचान करना। समस्या क्या है कि उसका कारण क्या है, उस चीज की पहचान कर लेना है क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, या उसकी सफलता कहलाती। चलिए इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? राम जो है वो आम खाता है। तो वाच्य दोस्तों आपको बता दें कि वाच्य कितने होते हैं? वाच्य 3 होते हैं। कौन सा? आपका कर्तवाच्य होता है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। ठीक है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य वाच्य 3 होते हैं। और जहां पे दोस्तों कर्ता की प्रधानता हो, या कह सकते हैं कि कर्ता के द्वारा ही सारा प्रक्रिया या कार्य किए जा रहे हो, वहां पे क्या होता है? कर्तवाच्य होता है। जहां कर्म की प्रधानता हो वहां पे कर्मवाच्य, और जहां पे न तो कर्ता न तो कर्म की प्रधानता हो वहां पे क्या होता है? भाववाच्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाववाच्य वाच्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जो आप उदाहरण दिया है कि राम आम खाता है, इसमें वाच्य का कौन सा प्रकार है? राम आम खाता है। यहाँ पे दोस्तों आप प्रश्न लगा के पूछ सकते हैं कौन आम खाता है? राम खा रहा है। तो यहाँ पे राम क्या है? कर्ता है, और कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। ठीक है, और भाववाच्य का एग्जाम्पल दोस्तों कभी कभी देता है कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है, या मुझसे चला नहीं जाता। मुझसे उठा नहीं जाता, या मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। ये सब क्या होते हैं दोस्तों? भाववाच्य के उदाहरण होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे है 4।
प्रश्न संख्या 4 है कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है, यह प्रमुख लक्षण किसका है? भाषा में पिछड़ेपन का, डिसलेक्सिया का, डिस्ग्राफिया का, या लिखने में पिछड़ेपन का। एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा है जिसका नाम क्या है? आदित्य है। वह जब भी लिखता है तो कुछ न कुछ गलती कर देता है या बाएं हाशिए को ही बढ़ा देता है। इसका मतलब उसको लिखने संबंधित प्रॉब्लम है। जब बच्चे को लिखने संबंधित दिक्कत हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों? लिखने संबंधित, ठीक है, तो वहां पे डिस्ग्राफिया होता है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगर बच्चा जो है पढ़ने संबंधित कोई गलती कर रहा है, अगर बोर्ड पे लिखा हुआ चीज जो है वो सही तरीके से पढ़ नहीं पाता है, किताब के कुछ अंश कुछ भाग को पढ़ नहीं पाता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर या क्लियर को न्यूक्लियर पढ़ता है, तो इसका मतलब बच्चे को डिसलेक्सिया की समस्या है। और बच्चा जो है अगर गणना संबंधित गलती कर रहा है, अगर उसको गणना करने में दिक्कत आ रही है, तो मतलब क्या है? डिसकैलकुलिया विकार है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों। सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तुलसीदास रचना के रचनाकार कौन? तुलसीदास जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? केशवदास, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको बता दें कि तुलसीदास जो रचना है किसके द्वारा लिखी गई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि भाषा संबंधित मूल्यांकन में, भाषा के संबंधित जो मूल्यांकन किया था, मूल्यांकन दोस्तों प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी बच्चे की कमी को पहचाना जा सकता है कि बच्चा जो है कहाँ पे गलती कर रहा है, क्यों बच्चा सीख नहीं पा रहा है, मतलब बच्चे के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और शिक्षक का ज्ञान भी दोस्तों मूल्यांकन के जरिए ही पता चल जाता है कि शिक्षक कितना योग्य है, ठीक है। तो इसमें भाषा संबंधित मूल्यांकन में क्या होता है कि बच्चे की भाषा प्रयोग संबंधित क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि इससे क्या होता है, बच्चा जो होता है कोई भी भाषा जो है, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, उर्दू हुआ, फारसी हुआ, उस भाषा का कितना सही तरीके से यूज कर पा रहा है उसका मूल्यांकन इसमें होता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या दोस्तों 7 है कि शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? ऑप्शन 1 है कि कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को फेल न किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पाते। परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। बच्चों को पास एवं फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मरना। कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को फेल करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? तो सहमति ये है दोस्तों मूल्यांकन से कि बच्चे को पास एवं फेल करना वास्तव में जो व्यवस्थागत विफलता है उसको बच्चों के सर मरना है। क्योंकि दोस्तों बच्चा अगर फेल या पास होता है तो कहीं न कहीं जो शिक्षक है उसकी विफलता या कॉलेज की विफलता को भी दर्शाता है, और जिसका वो अपने ऊपर आरोप न लेके वो बच्चों के ऊपर उस विफलता को मर देते हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ने में कमज़ोर है या उसको नहीं सीख पा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों। 8वां प्रश्न है कि उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों उड्डयनम लिखा गया है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? संधि मतलब जोड़ना होता है, विच्छेद मतलब अलग कर देना या उसको अलग अलग कर देना, ठीक है। तो संधि दोस्तों आप सभी को पता है कि मुख्यतः जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी स्वर संधि होती है, दूसरा आपका होता है व्यंजन संधि होती है, तीसरा क्या होता है विसर्ग संधि होती है। जब स्वर के बाद स्वर का मेल होने से एक नए शब्द का विकार होता है तो वहाँ पे स्वर संधि होती है, और जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ पे भी क्या होता है व्यंजन संधि। और जब विसर्ग के बाद, दोस्तों विसर्ग को पहचानना बिल्कुल आसान होता है, जब विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाए तो वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। अब तो दोस्तों इस उड्डयनम का संधि विच्छेद पूछ रहा है तो यहाँ इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत प्लस डयनम। क्या होगा? उत प्लस डयनम होगा। और यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कौन सी संधि है
तो दोस्तों बिल्कुल सही है। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि का यूज हुआ है, व्यंजन संधि है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा कि बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सामग्री का विकास किया जाना चाहिए। दोस्तों बच्चे जो होते हैं पाठ में रुचि जागृत करने के लिए, बच्चों की, अगर बच्चा जो है पाठ में रुचि नहीं ले रहा है तो बच्चों की रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी सामग्री का विकास किया जाना चाहिए? सरल, पूरक, जटिल या मूल्य परक। तो दोस्तों जो पाठ्य पुस्तक होती है बच्चों के लिए, वो पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जिसमें चित्रात्मक कहानियां हो, चित्रात्मक सारी चीज़ें हो दोस्तों, ताकि बच्चा जो है उस चित्र को देख के ही, जैसे बादल है तो बादल लिखने से बेहतर है कि बादल का चित्र वहाँ पे बना हो, या पेड़ है तो पेड़ का चित्र बना हो, तो बच्चा जो है आसानी से उस चीज़ को समझ जाएगा। अब प्रिंट समृद्ध होनी चाहिए, मतलब उसमें प्रिंट चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, और इसके साथ साथ बच्चों के लिए अतिरिक्त पूरक सामग्री होनी चाहिए। पूरक सामग्री का मतलब ये होता है कि ये कह सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, जिस पाठ को पढ़ाया जा रहा है, पूरक सामग्री होती है उसी पाठ से रिलेटेड एक संक्षिप्त रूप होता है, जिसको बच्चा देखते ही और पढ़ते ही पूरा सार जो होता है उस पाठ का वो समझ जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 10 है, कहा कि खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या है? खरी मजूरी चोखा काम, लोग मजूरी की परवाह करते हैं, कार्य की नहीं। ऑप्शन सेकंड है, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है, साधारण काम के अधिक पैसे मांगना, बिना काम के दौलत चाहना। दोस्तों खरी मजूरी चोखा काम का मतलब होता है कि पूरी मजदूरी देने पर ही अच्छा काम होता है। चलिए दोस्तों इसी तरीके से अन्य वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन या लिंक आपको मिलता रहे दोस्तों, और आपकी तैयारी में कोई भी बाधा ना आए। चलिए